सोचिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर दे तो क्या होगा? इसका जवाब है पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक का चौंकाने वाला बयान है, जो शायद एक नई वॉर स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द हैं अब्दुल बासित के, और ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो शख्स हैं जो कई सालों तक भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। मतलब वो भारत की नब्ज को बहुत करीब से जानते हैं। इसलिए जब वो ऐसा कुछ कहते हैं तो उसे सिर्फ एक बयान मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक सोचा समझा संदेश है जिसने जियोपॉलिटिकल गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। तो फिर बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए इस धमकी के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसे देने वाले अब्दुल बासित एक बहुत अनुभवी राजनयिक हैं, जिससे उनके शब्दों का वजन और भी बढ़ जाता है। तो हुआ ये कि एक इंटरव्यू के दौरान उनसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा गया। सवाल था कि अगर आज जैसा तनाव ईरान के साथ चल रहा है वैसा ही कुछ हो और अमेरिका इजराइल मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दें, तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? उनका जवाब एकदम सीधा और चौंकाने वाला था। अब देखिए, पाकिस्तान की इस धमकी को अगर वाकई समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा ईरान की तरफ। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद तेहरान की वॉर बुक से कुछ ज़रूरी सबक सीख रहा है। बात शुरू होती है 2003 से, जब अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन की सत्ता को बड़ी आसानी से उखाड़ फेंका। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। उन्होंने देखा कि एक पारंपरिक सेना को सुपर पावर के सामने टिकने में कितनी मुश्किल होती है। इसके बाद ईरान ने अपनी रक्षा के लिए नई अनोखी रणनीतियां बनानी शुरू की, और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। ईरान की इस नई सोच से जो पहली स्ट्रैटेजी निकली उसे कहते हैं कॉस्ट इम्पोजिंग स्ट्रैटेजी, यानी लागत थोपने की रणनीति। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर आप अपने मुख्य दुश्मन को सीधे तौर पर चोट नहीं पहुंचा सकते तो उसके सबसे कीमती सहयोगियों या उसके आर्थिक हितों को निशाना बनाओ। इतना नुकसान पहुंचाओ कि लड़ाई की कीमत आपके मुख्य दुश्मन के लिए बहुत ज्यादा हो जाए। तो ये काम कैसे करती है? मान लीजिए आपका असली दुश्मन आपकी पहुंच से बहुत दूर है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके सबसे करीबी और जरूरी दोस्त को ढूंढेंगे और उस पर हमला करेंगे। जब दोस्त को भारी नुकसान होगा तो जाहिर है वो आपके मुख्य दुश्मन पर दबाव डालेगा कि भाई ये लड़ाई रोको, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान की दूसरी कमाल की स्ट्रैटेजी है मोज़ेक डिफेंस। इसमें क्या होता है कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। मतलब छोटे छोटे रीजनल कमांडर्स को खुद फैसले लेने की आज़ादी दी जाती है। इसका मकसद ये है कि अगर दुश्मन पहले ही हमले में देश के टॉप लीडर्स को ख़त्म भी कर दे, तब भी ज़मीनी स्तर पर लड़ाई जारी रह सके। ठीक है, तो ईरान की स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, लेकिन इन सब का भारत से क्या लेना देना? सवाल तो वही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका या इजराइल के हमले के बदले दिल्ली मुंबई को निशाना बनाने की बात क्यों की? इसका जवाब शायद एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है $67 बिलियन। जी हाँ, ये वो भारी भरकम रकम है जिसे अमेरिकन टेक कंपनियां जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आने वाले सालों में भारत में इन्वेस्ट करने वाली हैं। अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? भारत अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। यहाँ अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का निवेश है। साथ ही इजराइल भी भारत में एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बना रहा है। तो मतलब साफ है, भारत पर किया गया कोई भी हमला सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के हितों पर हमला माना जाएगा। तो जाहिर है, इन नए तरह के खतरों को देखते हुए भारत भी चुप नहीं बैठा है, और इस चुनौती का भारत का जवाब है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। इस प्रोजेक्ट के बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा आधुनिक, पूरी तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना जो भविष्य के किसी भी हवाई खतरे से देश को महफूज रख सके। लेकिन भारत के लिए ये काम इजराइल के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्यों? देखिए, इजराइल एक छोटा देश है जिसके ज्यादातर शहर एक दूसरे के पास हैं। उनकी रक्षा करना फिर भी आसान है। वहीं भारत एक विशाल देश है जिसके बड़े बड़े शहर हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इतने बड़े इलाके के लिए एक अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजिक चुनौती है।
तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक बात तो साफ है कि इस रीजन में सिक्योरिटी के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब जंग के पुराने नियम शायद लागू नहीं होते। अब्दुल बासित का बयान महज कोई खोखली धमकी नहीं है, इसे एक सोचे समझे जियोपॉलिटिकल सिग्नल की तरह देखा जा रहा है, एक संकेत कि पाकिस्तान अब एक नई एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसी रणनीति जो सीधे टकराव से ज्यादा अप्रत्यक्ष हमलों पर निर्भर करती है। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां खतरे सीधे नहीं बल्कि घुमावदार रास्तों से आते हैं, क्या कोई भी डिफेंस शील्ड, कोई भी रक्षा कवच सच में 100% अभेद्य हो सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।